मेरी प्यारी किसान बहनों, भाइयों और दोस्तों, आज का वीडियो हाल ही में सरकार द्वारा जारी की गई बायो E3 नीति और इसके हमारे डेयरी उद्योग के प्रभाव के बारे में है। सदियों से भारत के डेयरी किसान देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ रहे हैं और ये गर्व की बात है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है। 8 करोड़ किसान और वैश्विक दूध उत्पादन का 25% हिस्सा रखते हुए भारत का डेयरी उद्योग सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है और किसान की समृद्धि का प्रतीक है। जैसे जैसे भारत 2050 तक 167 करोड़ लोगों का घर बनने की ओर बढ़ रहा है, खाद्य सुरक्षा का सवाल पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। यह सुनिश्चित करना कि हर नागरिक को पर्याप्त और पोषक भोजन मिले एक चुनौती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके जवाब में नीति निर्माता समाधान के लिए तकनीक की ओर रुख कर रहे हैं। लैब में तैयार किया गया दूध, जो कभी विज्ञान कथा जैसा लगता था, अब भारत में आ चुका है। कुछ लोग इसे भविष्य के खाद्य उत्पादन के रूप में देख रहे हैं, जबकि अन्य इसकी हमारी डेयरी विरासत और उस पर निर्भर करोड़ों लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। मैं रीथिंक एक्स वेबसाइट पर गया और देखा कि यह बिना जानवरों वाला डेयरी उत्पाद स्तन ग्रंथियों की जगह सूक्ष्म जीवों से बनाया जाता है। इन सूक्ष्म जीवों को डेयरी प्रोटीन बनाने के निर्देश दिए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव फीड स्टॉक के साथ एक फर्मेंटेशन टैंक में डाले जाते हैं और जब फर्मेंटेशन प्रक्रिया पूरी होती है तो सूक्ष्म जीवों को छान लिया जाता है, जिससे असली डेयरी प्रोटीन मिलता है, जो गाय के दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन के समान होता है। इसे 5% संसाधनों, 1% कचरे और 0% गायों के साथ तैयार किया जाता है। क्या इस लैब में दूध बनाने की तकनीक को हमारे कृषि प्रधान भारत देश में लाना चाहिए? इस बहस के केंद्र में एक विरोधाभास है। एक और भारत के प्रधानमंत्री किसानों, प्राकृतिक खेती और हमारी पारंपरिक कृषि व्यवस्था में मवेशियों के महत्व पर जोर देते हैं। वहीं सरकार के भीतर कुछ अन्य आवाजें यह सवाल उठाती हैं कि क्या हमारा डेयरी तंत्र वास्तव में भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। आइए देखते हैं इस विरोधाभास की एक झलक। साथियों, 2014 के बाद से हमारी सरकार ने भारत के डेयरी सेक्टर के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है। आज इसका परिणाम मिल्क प्रोडक्शन से लेकर किसानों की बड़ी आय में भी नजर आ रहा है। 2014 में भारत में 146 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था। अब ये बढ़कर 210 मिलियन टन तक पहुंच गया है, यानी करीब करीब 44% की वृद्धि। आज पूरे विश्व में मिल्क प्रोडक्शन 2% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि भारत में इसकी रफ्तार 6% से भी ज्यादा है। भारत में दूध की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पूरे विश्व के औसत से कहीं ज्यादा है। एक नई कृषि खाद्य अवधारणा की शुरुआत हो रही है। जैसा कि राजेश आपको वह दूध की स्लाइड दिखा रहे थे, वह दिन दूर नहीं जब आपको गैर पशु दूध मिलेगा। यह कितना रोमांचक लगता है और मेरा मानना है कि बेंगलुरु में एक यूनिट पहले ही शुरू हो चुकी है। वहां एक स्टार्टअप कंपनी ने गैर पशु दूध का उत्पादन शुरू कर दिया है और उन्होंने टिन पर गैर पशु दूध लिखकर इसे प्रदर्शित किया है। इस दूध का निर्यात भी शुरू हो गया है। हालांकि हम दुनिया में कुल उत्पादन का 25% दूध उत्पादित करते हैं, फिर भी हमारी दूध की खपत पूरी तरह से पूरी नहीं होती। तो हम इसे कहां से पूरा करेंगे? आप जानवरों को कहां रखेंगे? आपके पास भूमि की समस्या, पर्यावरण की समस्या होगी और इसलिए यह एक नया रास्ता खोलेगा और विश्व अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। क्या आप मंत्री जी के इस कथन से सहमत हैं? मुनाफा जैसे इंडिविजुअल लेवल में मुनाफा बनता जाएगा। अब जैसे ये बेंगलुरु की एक कंपनी है, उन्होंने स्टार्टअप के साथ ये शुरू किया दूध बनाना लेबोरेटरी में, और वो बिकना शुरू हो गया और धीरे धीरे बिकना शुरू हुआ तो वो उसको निर्यात भी करने लग गए और अब वो उसमें इतना उनको मुनाफा आने लगा है कि उसको बाहर विदेशों में भेज रहे हैं। तो फिर ये सेल्फ सस्टेनेंस भी होगा। लेकिन आपका कहना ठीक है कि शुरुआती दौर में
कुछ ना कुछ इंसेंटिव टैक्स में, व्हाट आई वाज टेलिंग राजेश ऑल्सो, क्या होगा कि जब हमको इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो कहीं यार ये दूध में वो वाला मजा नहीं है जो तो ऐसा होगा, बिकॉज थोड़ा फ्लेवर का, तो लेटर ऑन देन यू गेट यूज्ड, बट द नेक्स्ट जनरेशन विल बी बॉर्न विद दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, तो वो एक चीज आती है, बट वी कांट गेट अवे फ्रॉम इट बिकॉज इट्स गोइंग टू हैपन, इट विल टेक अस ओवर। भारत में नीति निर्माता स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं और देश की डेयरी संस्कृति को बहुत कम महत्व दे रहे हैं। दूध के स्वाद या युवा पीढ़ी के कृषि की ओर झुकाव को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके बजाय वे इस बात की अनदेखी कर रहे हैं कि हमारे पशुओं का दूध मानव पोषण सुरक्षा में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पशु का यही दूध इंसान के जीवन का पहला आहार होता है। इस चर्चा में भारत अकेला नहीं है। दुनिया भर में विशेषज्ञ लैब में बने दूध के बढ़ते प्रभाव को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। क्या यह तकनीक वैश्विक डेयरी बाजारों को बदल सकती है? क्या इससे पारंपरिक खेती का पतन हो सकता है? आइए देखें। फिर मैंने ये पाया कि बदलाव एक बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से हो सकता है। रीथिंक एक्स की एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट का अनुमान है कि 2030 तक गायों के बिना असली डेयरी उत्पाद बनाने से वैश्विक डेयरी उद्योग का अंत हो जाएगा। जब यह गायों से मिलने वाली डेयरी से सस्ता हो जाएगा तो नेस्ले जैसी बड़ी कंपनियां अपनी दूध पाउडर आपूर्ति को जानवरों से मुक्त संस्करण में बदल सकती हैं और हमारे दूध पाउडर निर्यात को बड़ा झटका लग सकता है। क्या आप तैयार हैं? हम खाद्य उत्पादन प्रणालियों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव देखने जा रहे हैं जो हमने पिछले 10,000 वर्षों में कभी नहीं देखा है। गाय या डेयरी एक इंडस्ट्री के रूप में अर्थहीन हो जाएगी। यह नई तकनीक गुणात्मक रूप से अधिक कुशल है और इसका मतलब है कि हम एक विशाल अविश्वसनीय बदलाव देख रहे हैं। मानव इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव, जिस तरह से अब भोजन का उत्पादन होगा। भारत की बायो E3 नीति का लक्ष्य लैब में बने दूध को बड़े पैमाने पर लागू करना है, जिससे मवेशी पालन की जगह ली जा सकती है। इसका क्या मतलब है उन 8 करोड़ किसानों के लिए, उन 30 करोड़ मवेशियों के लिए जो हमारी संस्कृति में लंबे समय से पवित्र मानी जाती हैं, और उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जिसे वे सहारा देते हैं। आइए देखें कि हमारे नीति निर्माता हमारी डेयरी की सुपर पावर को किस नज़र से देखते हैं। तो ये एक उदाहरण है, जैसे आप दूध का उदाहरण देखेंगे। अब दूध ऐसा उदाहरण है जिसे आप जानते हैं कि हमारे देश में विश्व के कुल दूध उत्पादन का 25% दूध होता है और यह कुल 230.6 मिलियन टन है, जबकि हमारी मानव जनसंख्या लगभग 137.6 करोड़ है। इस समय हर व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 459 ग्राम दूध उपलब्ध है और यह इसलिए उपलब्ध है क्योंकि अगर आप अगले स्लाइड पर जाएं तो आप देखेंगे कि हमारे मवेशियों की संख्या 20वीं पशु गणना के अनुसार 30 करोड़ से अधिक मवेशी और भैंस की है। इसके अलावा इतनी सारी भेड़, बकरियां, सुअर और पोल्ट्री भी है। अब अगर आपकी जनसंख्या बढ़ती है तो आपके दूध उत्पादन को भी बढ़ाना होगा। इसका मतलब है कि आपको अधिक जानवर पैदा करने के तरीके बदलने होंगे। इसका एक बड़ा समाधान ये है कि बिना जानवरों के जैविक दूध का उत्पादन किया जाए, और पहले से ही आप देख सकते हैं कि कुछ कंपनियों ने इसका उत्पादन शुरू कर दिया है, क्योंकि आप मवेशियों की संख्या और गतिविधियों को लगातार बढ़ा नहीं सकते। जब भारत भविष्य को अपनाता है, हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए, उन किसानों का क्या होगा जिन्होंने हमारी डेयरी विरासत को संजोया है? प्रौद्योगिकी से संचालित दुनिया में मवेशियों का स्थान क्या होगा? इन सवालों के जवाब हमारे भोजन, हमारी संस्कृति और करोड़ों लोगों के जीवन का भविष्य तय करेंगे। 2047 तक भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी निर्यातक बनाने के लिए जो विशाल निवेश किए गए हैं और जो अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, उनका भविष्य क्या होगा? अंत में मैं हमारी किसान बहनों और भाइयों की ओर से सरकार से अनुरोध करता हूं कि 8 करोड़ किसानों के हितों की रक्षा करने और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के भारत को विश्व में सबसे ज्यादा सस्टेनेबल डेयरी इकोसिस्टम बनाने के विजन को बनाए रखने के लिए लैब में बने दूध को इस नई बायो E3 नीति के दायरे से बाहर रखा जाए। जय हिंद।